एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सोद। टीचिंग एप्टीट्यूड में आज हम फिलोसफीज इन एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। एजुकेशन के बहुत सारे फिलोसफीज होती हैं जिससे करंटली एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज के साथ शुरू करेंगे एंड रिमेनिंग फिलोसफीज को अगले वीडियो में भी हम कवर ज़रूर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं जो कि 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही आपकी 1 से 2 बार फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिविजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो एंड हर क्लास के बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसकी मदद से बहुत इजीली आप कभी भी अपनी रिवीजन भी कर पाओगे। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से हमेशा पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम। जैसे कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड गारंटी दे रही हूँ कि इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या होता है, शिक्षा क्या होती है। अब शिक्षा की तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लेकिन यूजीसी नेट में कुछ महान फिलोसोफर्स की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, कुछ फेमस फिलोसोफर्स की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं जिसको हम कवर करेंगे। इसमें लिखा है कि शिक्षा ना केवल हमारे बच्चों को सिखाती है बल्कि उन्हें स्वयं सोचना और सीखना भी सिखाती है। अब देखो, शिक्षा, आप लोग सब एजुकेटेड हो तो आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज तो मिलता ही है शिक्षा में, लेकिन आप लोगों को कैसे सोचना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें भी कौन देता है? एजुकेशन देती है, शिक्षा देती है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन का विस्तार करना है ताकि वो अपनी सर्वव्यापी भावना में भाग लेकर जो पूरे ब्रह्मांड में और उसके माध्यम से स्वयं को प्रकट और महसूस करती है। ये एक इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन तो नहीं है, बट इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब आती है कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एज इट इज पूछी गई है। यहाँ तक कि अभी आपको पता होगा मार्च 2022 में एग्जाम हुआ है, उसमें से इसी स्लाइड में से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एजुकेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं जिसमें सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। एजुकेशन क्या है? शिक्षा को मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक इंसान में एक उनका नॉलेज लेवल होता है, एक उनको किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है, उस चीज को और अच्छा बनाना, उस चीज को और यूजफुल बनाना शिक्षा होती है, एजुकेशन होती है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। दूसरा है एरिस्टोटल, ठीक है। इन्होंने कहा था इट डिफाइंस एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इनका कहना था कि शिक्षा को स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण के रूप में परिभाषित किया गया था। अब देखो, किसी का अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अब आप कोई बीमार हो तो आपका पढ़ने का मन करता है? नहीं करता है। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका दिमाग भी सही होगा और आपका स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा, दिमाग आपका स्वस्थ रहेगा, माइंड आपका एक्टिव रहेगा। तो यही उन्होंने कहा है कि शिक्षा हमें हमारे माइंड को एक्टिवेट करने में और उसको हमेशा एक्टिव रखने में मदद करती है। तीसरी डेफिनेशन हेनरिक पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग दी गई है। ये कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है, ठीक है। ये क्या है? ये एक नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन की, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों से। जो बाय बर्थ हमारे में कुछ शक्तियां होती है ना, बाय बर्थ हम में जो कुछ टैलेंट होता है, उस चीज को यूज करना, उस चीज को समझना एंड एक्चुअल में उस चीज को एक अच्छी जगह पर लगाना, ये एक एजुकेशन ही हमें दे सकता है। ये कहा है हेनरिक पेस्टोलॉजी ने। मैच द फॉलोइंग में सेम क्वेश्चन, सेम डेफिनेशन आई थी। एक तो स्वामी विवेकानंद वाली डेफिनेशन तो बहुत बार आ चुकी है। मैनिफेस्टेशन से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अभिव्यक्ति से आप लोग इसको याद रख सकते हो।
इसमें और ये कहा गया है कि दिस definition means each human being has immense natural inborn talents in him. Education provides development conducive atmosphere to him or her. अब देखो इसमें ये कहा गया है इसके इनके अकॉर्डिंग कि हर एक इंसान में बाय बर्थ यानी कि जन्म से ही कुछ टैलेंट होते हैं, लेकिन उस टैलेंट को समझने की जरूरत होती है। अब जैसे अपना ही एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। मुझे इन चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता अगर मैं स्कूल नहीं जाती, स्कूल में जाकर के मुझे ड्राइंग नहीं पढ़ाई जाती, मुझे ड्राइंग करने के लिए टीचर्स नहीं बोलते, तो क्या मुझे पता चलता कि मेरी ड्राइंग, पेंटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं? नहीं पता चलता। तो इसीलिए एजुकेशन के लिए मैं वहाँ गई, स्कूल में गई, वहाँ पर ही मुझे पता लगा, वहाँ पर ही मेरा इनबॉर्न टैलेंट जो है, नेचुरल जो मेरे अंदर गुण हैं, उसके बारे में मुझे पता चला। आप सब में भी ऐसा ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ गुण, है ना? जैसे कई लोग डांस बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, लेकिन उनको पता नहीं होता कि डांस करते हैं। ये लॉकडाउन में बहुत बच्चों को ऐसा हो गया कि घर में बोर हो रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स ने बोला चलो डांस क्लासेस में इनको भेज देते हैं। वहाँ जाकर पता चला कि अरे इनके बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डांस करते हैं। तो वो टैलेंट होता है, बस एक एजुकेशन की ज़रूरत होती है। क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे क्लियर आइडिया मिलता रहे कि चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो आपको समझ आ रही हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट थी एक स्टूडेंट की ये वीडियो, तो अगर खास करके आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, तो एक बार मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके? उसके अलावा नेक्स्ट डेफिनेशन है जॉन डेवी। He defines education as the power by which man is able to control his environment and fulfill his possibilities. इनका कहना था कि शिक्षा को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। एजुकेशन एक बहुत पावरफुल वेपन इसको कहा जाता है ना, जिससे कि मनुष्य अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी संभावनाओं को पूरा करने में सक्षम होता है। बेसिक चीज है, नो एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड हियर, राइट? अगला है अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल। फ्रोबेल कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी आंतरिक क्षमता को इस प्रकार विकसित करता है कि वो बाहरी वातावरण में सार्थक रूप से भाग ले सके। इंटरनल पोटेंशियल होता है जो किसी पर्सन में, उसको आप एजुकेशन या किसी के नॉलेज या किसी के सपोर्ट की मदद से इतना एक्टिवेट कर लेते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि बाहरी वातावरण में बहुत आसानी से आप ढल सकते हो, बहुत आसानी से आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके, अब फिर सेम एग्जांपल लेती हूँ। मुझ में ड्राइंग की स्किल्स थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। घर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे कलर स्पेशली ला कर दिए कि फ्री है तो चलो कलर्स इनके लिए लेकर आते हैं और ये ड्राइंग करेंगी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जब स्कूल गए वहां पर ड्राइंग कंपलसरी थी, तो कलर्स लेने पड़ गए, ठीक है? ड्राइंग नोटबुक्स लेनी पड़ गई, बाकी चीजें लेनी पड़ गई, स्केच लेने पड़ गए, ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे इस्तेमाल करते हुए पता चला कि अरे वाह, बिना सीखे मैं ये भी बना लेती हूँ, बिना सीखे मैं कुछ भी चीज देखकर बना लेती हूँ। तो ये क्या है? ये एजुकेशन ने मुझे मदद की मेरे टैलेंट को जानने में, उसको पहचानने में। यही होती है एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट इज, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वो है कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफीज जो कि एजुकेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है? कौन कौन सी है? टोटल 12 फिलोसफीज हैं, जिसमें पहली है थ्री बेसिस ऑफ एजुकेशन। आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म व्यवहारवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म रचनावाद, ह्यूमैनिज्म मानवतावाद, रैशनलिज्म तर्कवाद, एम्पिरिसिस्ट अनुभवतावादी, एग्जिस्टेंशियलिज्म, इसको सेम है, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो एक्चुअल में हमारे सामने है, बिहेवियरिज्म आचरण, जेस्टोल्ट साइकोलॉजी, ये है समष्टि मनोविज्ञान, और नेक्स्ट है एक्लेक्टिक फिलोसफी यानी कि उदार दर्शन। ओके, ये 12 फिलोसफीज हैं। थोड़ा थोड़ा सा नाम याद रख लीजिए, बाकी हम डेफिनेशंस डिटेल में देखेंगे। पहले मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को फटाफट बता देती हूँ। जैसे एसेंशियलिज्म हमने देखा, यहाँ पर नहीं है ना, लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एसेंशियलिज्म, लर्निंग द एसेंशियल लाइक 3 आवर्स, ठीक है? लर्निंग एक बहुत जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज एसेंशियलिज्म है। चलो इसको फिर देखते हैं। ओके, देखो एजुकेशन के 3 बेसिस होते हैं। 3 आधार पर एजुकेशन होती है, क्यों, कैसे और क्या। 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन काम करती है। वाई,
हाउ एंड व्हाट। ठीक है, सो व्हाई यानी कि क्यों, ये हमें क्या बताता है, व्हाई जो है ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, फिलॉसफी के द्वारा। क्यों का सवाल सबसे जरूरी है, इसका उत्तर दर्शन शास्त्र देता है। फिलॉसफी में इसका आंसर दिया गया है कि क्यों, एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन हम कैसे ले सकते हैं, एंड इससे क्या क्या फायदे होंगे, ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों बता दिया, क्यों का जवाब हमें फिलॉसफी दर्शन शास्त्र में मिलता है। हाउ का मतलब है कैसे। ठीक है, ये साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के द्वारा, मनोविज्ञान के द्वारा क्या का आंसर मिलता है, क्या का आंसर हमें मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान के द्वारा मिलता है। एंड व्हाट, व्हाट कौन करता है, व्हाट का आंसर कौन मिलता है, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स यानी कि जो हमारे सामाजिक जरूरतें हैं वो हमें व्हाट का रिप्लाई देती है। ठीक है, सो 3 बेसिस ऑफ एजुकेशन है। अगला है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। इट इज बेसिकली अबाउट माइंड एंड सेल्फ। सो देखो इसमें ना याद कुछ भी नहीं रखना कि अरे ये हमें समझ नहीं आ रहा, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जहां पर भी आपको माइंड, अपने दिमाग और अपने आप के बारे में चीजें सोचने का समय मिलता है। कई बार बोलते हैं ना ध्यान में बैठो, मेडिटेशन में बैठो, अपनी आत्मा की ओर ध्यान दो। स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्मवाद, मन, ध्यान, ये सब चीजें जो है ये आइडियलिज्म को दर्शाती हैं। सो ये वर्ड्स जहां पर नजर आएंगे, डायरेक्टली गो फॉर आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। ओके, it is a school of philosophy that emphasizes the ideas or concepts are the essence of all that is worth knowing। अब इसमें ये कहा गया है, दर्शन शास्त्र का ही एक स्कूल है जो इस बात पर जोर डालता है कि जितने भी हमारे दिमाग में विचार हैं या जितने भी हमारे दिमाग में किसी भी चीज को लेकर के अवधारणाएं हैं, वो सभी चीजों का सार है जो हम जानने योग्य हैं। वो सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें जरूर जाननी चाहिए। ओके, अब यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि किन्होंने, मुख्य समर्थक कौन थे, आदर्शवाद के मुख्य समर्थक कौन थे, वो थे फ्रोबेल, कांट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी और अरविंद। आदर्शवाद ये इसके प्रमुख समर्थक यानी कि मेन प्रोपोनेंट्स थे। श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। अब देखो किसी भी इंसान में, इसको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। ठीक है, किसी भी इंसान में एक बेसिक नेचर होता है ना, सबका अपना अपना नेचर होता है। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस करता है कि उनका मानसिक लेवल यानी कि मेंटल एबिलिटीज उनकी कितनी है, उनका धर्म कौन सा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो, वो पर्सन बहुत गालियां देते हैं, वो पर्सन बदतमीजी से सबसे बात करते हैं, अपने बड़ों से भी लड़ाई कर रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां पर सबसे झगड़ा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपको उनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा। यानी कि आइडियलिज्म ये है, उनके माइंड और उनके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, सो आइडियलिज्म में ये सब चीजें आती हैं। इसमें ये कहा है कि जितने भी हमारे दिमाग से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट होती हैं, वो बिल्कुल परमानेंट होती हैं और अनचेंजिंग होती है। सॉरी, परमानेंट नहीं होती है, अनचेंजेबल होती है। यानी कि परमानेंट, देखो एक वापस इसको बताती हूँ कि हमारे माइंड में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो एब्सोल्यूट होती है और अनचेंजिंग होती है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब मेरा एक जो बेसिक बिहेवियर है, मेरा जो बेसिक बात करने का तरीका है, मैं कहीं भी चली जाऊं वो तरीका कहीं ना कहीं मेरे अंदर रहेगा ही। हो सकता है कि किसी लोगों से बात, किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करने का मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट ओवरऑल तो मेरा बात करने का तरीका वही रहेगा जो मेरा नेचुरल है, जो मेरी एक आइडेंटिटी है। ओके, अगला है नेचुरलिज्म, ये इसी से रिलेटेड है। आइडियलिज्म का उल्टा होता है नेचुरलिज्म। ठीक है, इट इज अ फिलोसफी दैट बिलीव्स नेचर अलोन रिप्रेजेंट द एंटायर रियलिटी। इसका ये कहना है कि जो प्रकृति होती है वो संपूर्ण वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है। आपका जो नेचर है, आप कैसे लोगों के साथ ट्रीट करते हो, वो ही सिर्फ बातें आपकी पूरी पर्सनालिटी को बता देता है। अभी तो जैसे हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं,
ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा हो सकता है कि जब हम आमने सामने मिले तो किसी के बात करने का तरीका आपको पसंद ना आए, एंड आप किसी पर्सन के बात करने के तरीके से कि वो दूसरे पर्सन को कैसे ट्रीट कर रहे हैं उसी तरीके से देख लोगे कि उनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो नेचुरलिज्म वही बोलता है कि जो नेचर है वो एक नेचुरल हमारे अंदर है, जो हमारी पूरी रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ क्या है, नेचर का एक पार्ट है। इट इज अ सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी हैविंग इट्स ओन नेचुरल मैटर, नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल लॉज। इसमें अपने प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक शक्तियां और प्राकृतिक नियम होते हैं। ओके, सबसे ज्यादा नेचुरलिज्म जोर किन बातों पर देता है, ये देता है भौतिक जगत पर, फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो चीजें हमारे सामने हैं बस वही सत्य है। इस चीज पर नेचुरलिज्म बहुत ध्यान देता है। ये आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं करता। ठीक है, ये जैसे आत्मा, परमात्मा, इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। नेचुरलिज्म हमें बोलता है कि जो चीजें हमारे सामने हैं, जो हमारे सामने हमें दिख रही हैं, वही सिर्फ सत्य होता है। एंड इसके मुख्य नायक कौन थे, टैगोर, रूसो एंड हार्बर्ट स्पेंसर। ओके, सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है ये, जरूर इसको अच्छे से देखिए। अगला है प्रैग्मेटिज्म, व्यावहारिता। व्यवहारिता क्या होता है, इट इज बेसिकली ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स प्रैक्टिस और एक्शन। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म मतलब प्रैक्टिस या फिर एक्शन। ओके, तो ये एक कीवर्ड है, जहां पर भी प्रैक्टिस, अभ्यास और किसी चीज की कार्यवाही आपको नजर आएगी तो वो प्रैग्मेटिज्म होगा, व्यवहारिकता होगी। ठीक है, ये कोई पर्सन क्या कर रहा है, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, लाइफ की उनकी वैल्यूज क्या हैं, वो सब चीजों पर ध्यान देता है। इसके मेन थिंकर कौन थे, मुख्य विचारक कौन थे, जॉन डेवी थे, उसके बाद किल पैट्रिक थे, मेड आर, ये मेड थे। ठीक है, ये सब क्या है, ये इसके मुख्य राइटर्स। या इसके अलावा एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारिकता का मूल विचार क्या है। सो व्यवहारिकता का मूल विचार ये है कि विश्वास कार्यों के लिए मार्गदर्शक होते हैं और उनका मूल्यांकन अमूर्त सिद्धांतों के बजाय परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, कि जितने भी हमारे बिलीव्स होते हैं ना, कई चीजें ऐसी होती है ना जिसपे हम विश्वास करते हैं, वो चीजें चाहे हमारे सामने नहीं है, हमारी फैमिली में हमने कुछ चीजें सुनी है, ठीक है, अगर हम उन चीजों पे विश्वास करते हैं तो वो चीजें कोई डायरेक्टली हमारे माइंड में नहीं आई है। वो चीजें जो हमारे सामने कुछ एक्शंस हुए हैं, हमारे सामने जो कुछ चीजें हुई हैं, उनको देख देख कर, उनको सुन सुन कर वो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, और वो कब वहां हमारे व्यवहार में नेचुरली हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, आप सबने ऑर्थोडॉक्स का शब्द सुना होगा, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ऑर्थोडॉक्स सुने होंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम ऑर्थोडॉक्स का मतलब आप ये मान सकते हो, जैसे ऑर्थोडॉक्स इंडियन फैमिलीज बोलते हैं ना, जो अपने पुराने विचारों और इन चीजों को बहुत फॉलो करते हैं। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे शायद जिनकी फैमिलीज में अभी भी ये चीजें चलती हैं कि हमें थर्सडे को ये नहीं करना चाहिए, थर्सडे को हमें बाल नहीं धोने चाहिए, थर्सडे को हमें नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, रात में ये नहीं करना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, व्हाटएवर, मैंने ये चीज़ें सुनी हैं कहीं से, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, तो प्रैग्मैटिज़्म यही बोलता है कि जितनी भी हमारी फिलॉसफीज़ होती हैं, या जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, बिलीफ्स होती हैं, वो हम हमारे एक्शंस, हमारे आस-पास के जो लोग होते हैं, उनके एक्शन से ऑटोमैटिकली हमारे में आ जाती हैं। The core idea of pragmatism that beliefs are guides to actions and should be judged against the outcome rather than abstract principles. तो हमें इसके आउटकम्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उनके आउटकम्स के अगेंस्ट उनको जज करना चाहिए, ना कि उनके एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के ध्यान पे, ना कि उनके अमूर्त सिद्धांतों के ध्यान पर, आधार पर। ठीक है, देखो इसका एक एग्जाम्पल है, इफ ह्यूमन कॉमनली परसीव द ओशन एज ब्यूटीफुल देन द ओशंस आर ब्यूटीफुल। ठीक है, इट इज अ फिलोसफी दैट एम्फेसिस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। सिंपल सी चीजें हैं। प्रैग्मेटिज्म मेन पॉइंट ये रखना है, प्रैक्टिस और एक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस और एक्शन, अभ्यास और कार्यवाही। आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म में डिफरेंस देखो, एक तो इनके कौन मेन है जिन्होंने इसके बारे में कहा था, तो वो थे प्लेटो,
सॉक्रेट्स महात्मा गांधी जी। नेचुरलिज्म था एरिस्टोटल एंड ऑगस्ट कॉम्टे, कुछ ऐसा नाम है, आप देख सकते हो, ठीक है। आइडियलिज्म क्या बोलता है, एम्फेसाइज ऑन गॉड एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ये भगवान आत्मा परमात्मा इन चीजों में मानता है आइडियलिज्म। नेचुरलिज्म बोलता है कि भगवान नहीं होते, जो भी चीज हमारे सामने है सिर्फ नेचर पर विश्वास करते हैं कि जो भी चीजें नेचर ने प्रकृति ने हमें दी हैं हमारे सामने है सिर्फ वही सत्य है। अगला है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म निर्माणवाद और रिकंस्ट्रक्टिविज्म पुनर्निर्माणवाद। कंस्ट्रक्टिविज्म नॉलेज को, अपने ज्ञान को सतर्कता के साथ सक्रिय रूप से अपने नॉलेज का निर्माण करना इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है ना निर्माण, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एक स्टूडेंट अगर अपने आप अपने नॉलेज को बनाता है, अपने नॉलेज का निर्माण करता है एक्टिवली, बिल्कुल सक्रिय रूप से, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर आता है। ओके, जीन पाइगेट और जेएस ब्रूनर, इन्होंने ये थ्योरी दी थी एंड वो ये बोलते थे कि लर्निंग जो है, हम जो सीखते हैं वो सीखना एक बहुत एक्टिव प्रोसेस है। अब मैं तो यहाँ पर बोल रही हूँ आधे घंटे से, आप लोग क्या पता ऐसे हो कि वीडियो देख रहे हैं पर ध्यान किसी का भी नहीं है। तो आप लोग अगर एक्टिव होगी क्लास में सुनोगे, तभी वो कंस्ट्रक्टिविज्म की कैटेगरी में चीजें आएंगी, ठीक है। जीन पाइगेट के हिसाब से अकोमोडेशन और एसिमिलेशन जो है वो लर्निंग के बेसिक चीजें होती हैं। रिकंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सामाजिक पुनर्निर्माणवाद का दर्शन एक छात्र केंद्रित दर्शन होता है। छात्र केंद्रित मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक फिलॉसफी, जिसमें कि स्टूडेंट के हिसाब से चीजें होती है। स्टूडेंट क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट पूरी तरह से पार्टिसिपेट करता है, चाहे तो टीचर से क्वेश्चंस भी वो कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये दर्शन इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षा को समाज में पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्र करना चाहिए। ये यही बोलती है रिकंस्ट्रक्टिविज्म। देखो, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, रिकंस्ट्रक्टिविज्म मतलब फिर से बनाना। तो ये फिलॉसफी यही बोलती है कि एजुकेशन को फिर से फोकस करके सोसाइटी के लिए फिर से बनाना चाहिए। इसके बाद इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ह्यूमैनिज्म क्या है, मानवतावाद है। It is a reasonable balance in life and regards human as the center and measure of all the activities. Humanism यही बोलता है कि दो लोग अगर मिल रहे हैं, एक मानवता के आधार पर लोगों को मिलना चाहिए, उनमें आपस में कॉपरेशन यानी कि सहयोग भी होना चाहिए, आपसी सहिष्णुता भी होनी चाहिए, म्यूचुअल टॉलरेंस भी होनी चाहिए, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। और की वकालत करता है सामाजिक एंड ये सोशल अंडरस्टैंडिंग जो होती है, ये सब चीजें आती है ह्यूमनिज्म के अंदर। बस इसमें यही बोला गया है कि जो भी इंसान आपके सामने हैं उनके नेचर को समझो, उनके बिहेवियर को समझो, इंसानियत के नाते जो भी काम कर रहे हो वैसे करो, ठीक है। मानवता सभी मनुष्य के हित और कल्याण में विश्वास करता है कि आपके सामने जो भी पर्सन आ रहे हैं उनके हित में और उनके विश्वास के लिए ही आप जो भी करोगे ऐसे चीजें होंगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि टोटल 12 फिलोसफीज हैं, लेकिन अभी क्लास काफी लंबी हो चुकी है, सो आगे की फिलोसफीज हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को चीजें क्लियर हैं तो आप मुझे बता दीजिए। आगे देखो हम लोग तर्कवाद, अनुभवतावादियों के बारे में, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, ठीक है, उदार दर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चंस हैं, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 एग्जाम में। लगभग हर शिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ इसी टेबल में से, ये वही टेबल हिंदी में है, इसी टेबल में से क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और ये देखो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसकी डिटेल ये क्वेश्चन है और इसके हर एक ऑप्शन को डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, सो अगर सेशन आपको अभी पसंद आया है, कोई भी डाउट नहीं है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तभी मैं उसके बाद ही कल का सेशन आपके लिए लेकर आऊंगी। ओके, सो थैंक यू so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.